भावलपुर के शहर के बीचों बीच जो आपको मरकज़े सुभान अल्लाह के फरकच्चे उड़े हैं, तो ऐश महल का खंडर बना दिया है। जहाँ पे प्लानिंग हुई थी 26/11 की, 90% के ऊपर सारे पाकिस्तान के इनकमिंग ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सब पर खच्चे उड़ा दिए। अभी तक तो हमारी नेवी मैदान में नहीं उतरी। अगर नेवी जाके कराची का एकमात्र बंदरगाह जो है उसको ब्लॉकेड कर दे तो फिर तेरा क्या होगा कालिया। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। कोई सीज फायर नहीं है, पॉज है। मोहम्मद यूनुस, अबे ये मुंह मसूर की दाल, पंगा किसे ले रहा है? देख लिया ना क्या हाल हो गया पाकिस्तान का। ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया, पर उसके बदले में भारत को क्या मिला? पीठ में छुरी घोंपी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि इंडियन एयरक्राफ्ट कितने लूज हुए हैं ये कब बताएंगे मोदी जी। दुश्मनी है इंडियन एयरफोर्स से? क्या बड़ी छटपटार हो रही है कि हिंदुस्तानी क्यों नहीं मरे? एनएसए अजीत डोभाल के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? करेज, रॉ करेज, उनकी बदौलत है कि जो 36 रफाल आ गए सो आ गए। कांग्रेस ने तो पूरा कोशिश की थी कि हमको पैसे नहीं मिले, हम ये डील नहीं होने देंगे। इंडियन डिफेंस सिस्टम में क्या बड़ा बदलाव हुआ? आत्मनिर्भरता की तरफ पुश। कितने टुकड़े पॉसिबल हैं पाकिस्तान के? 5, सिंधु देश, बलूचिस्तान, पश्तून इलाका, पंजाब और साइरिकिया। क्या लग रहा है कभी पाकिस्तान कम्पीट कर पाएगा भारत को? अब तो भूल जाओ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत को मिल रहा है। छोटा क्यों सोचती है? ये दिल मांगे मोर। 1971 में there was the time for the birth of Bangladesh. In 2025 the time for the birth of Baluchistan has come. नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि आपने उनको टीवी डिबेट्स में देखा होगा, नेशनल इंटरेस्ट पे अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हुए देखा होगा, जो अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक, जो भी उनकी राय है बेबाक होते हुए बोलते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी। स्वागत है आपका नो द नेशन पे सर। थैंक यू बेटा। सो हाउ आर यू सर? गुड। The morale is high. High sir. हाय सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या लग रहा है आपको? देशभक्ति कितनी जागी है? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान थोड़ा पैनिक में है? थोड़ा नहीं, काफी पैनिक में है, जिसपे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बड़ी बुरी चोट लगती है तो सिखाया जाता है फौज में कि दिखाओ कुछ नहीं हुआ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ा वीक स्माइल है। और हालांकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया है, बट हमारे को तो ये एक मजाक सा लग रहा है, क्योंकि फील्ड मार्शल की रैंक हमने दी थी, हमारे देश ने दी थी सैम मैनेकशॉ को, जब उन्होंने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जी। और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। ऐसी उपलब्धि के बाद हमारे देश में फील्ड मार्शल बनाया जाता है। लेकिन ये तो एक एयर स्कर्मिश ज्यादा हुई है और एयर डिफेंस एक्टिवेट हुए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्कर्मिशेस हुई हैं। इसके लिए अगर पाकिस्तान पिटने के लिए फील्ड मार्शल बना रहा है तो आई हैव नथिंग टू से। लेकिन पाकिस्तान को अच्छे घाव लगे हैं, काफी देर अपने जख्म चाटता रहेगा, थोड़ी देर तो चुप्पी होगी, लेकिन ये मेरे अंदाज से अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकते कि दुम को आप स्टील की नाली में डालें, 10 साल रखें और निकालें और फिर भी वो वैसी टेढ़ी की टेढ़ी होगी। तो मेरा अंदाज है कि ये जरूर छेड़खानी फिर करेंगे, क्योंकि इनकी जो इस बार बेइज्जती हुई है वो ये छुपा नहीं सकते। क्योंकि पिछली बार हमने घने जंगलों में इनकी टारगेट्स को हिट किया था, जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी, और फिर वो हो गया जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा वगैरह। तो ये बोले कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे, चिड़िया मारी, कबूतर मारे, बिल्ली मारी, कुत्ते मारे। तो अब जाके जरा भावलपुर के शहर के बीचों बीच जो आपको मरकज़े सुभान अल्लाह के फरकच्चे उड़े हैं, वो जाके गिन लो, वहां कितने मरे कबूतर, कितने मरे कुत्ते और कितनी मरे कौवे। और जाइए मरकज़े तैयबा में, मुरीद
बुरीद के बुरीद के। अंदर लाहौर के पास, जहाँ वहां पे शहर के बीचों बीच ऐश महल का खंडर बना दिया है, जहाँ पे प्लानिंग हुई थी 26/11 की वगैरह वगैरह। और जाइए आप सियालकोट में, जहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया है। अब आप छुपा नहीं सकते, 11 एयरफील्ड्स हिट हुई है, न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट हिट हुई है। किराना हिल्स के किराना अंदर जो हिल्स। धमाका आया था वो तो पाकिस्तान के लोगों ने कैप्चर किया है अपने ऊपर, इतनी तो जोर फिर का पाकिस्तान इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? हमने देखा कि शाहिद अफरीदी भी रोड पे निकल रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं पाकिस्तान की, तो क्या वजह है कि इतना सेलिब्रेशन की? नहीं नहीं, ये तो पुरानी आदत है। 1971 में जब बांग्लादेश में सरेंडर हो रहा था, तो याया खान साहब दारू पी के, अच्छी विस्की पी के, फ्री फॉकट की विस्की उनको बहुत पसंद आती है, और आसिम मुनीर साहब को भी बड़ा शौक है फ्री की विस्की का। अपने पैसे से नहीं खर्चते, वो फ्री की फोकट की विस्की पीते हैं, पाकिस्तान की फौज जो सप्लाई करती है। और उस वक्त 1971 में जब आत्मसमर्पण हो रहा था, तो याया खान साहब बकवास कर रहे थे कि मैं टैंकों पे बैठ के अब आप मुझे बॉर्डर पे देखेंगे, मैं ऑपरेशन चंगेज खान लीड कर रहा हूं वगैरह वगैरह। और आत्मसमर्पण हो गया था। सरेंडर 93,000, लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मास सरेंडर। ठीक है, उस वक्त भी ये जीत के गाने गा रहे थे, तो ये तो फितरत है पाकिस्तान। तो आसिम मुनीर की जो यूनिफॉर्म है, इतने मेडल्स क्या कर रहे हैं? ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं पाकिस्तान के पास जो इतने मेडल्स वो लेके घूमते हैं? लड़ाइयाँ उतनी नहीं है जितने मेडल हैं, ठीक है। और लड़ाइयाँ जो भी लड़ी है वो हार चुके हैं। 47-48 में पिटे, ठीक है, 1965 में पिटे, 1971 में तो 2 टुकड़े हो गए, कोई शक ही नहीं रह गया दुनिया को, ना इनको, ठीक है। और 1999 में एक बारी फिर पिटे, ठीक है। फिर चुलबुली की, फिर मार पड़ी, क्या कहते हैं 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर 1 साल चुप रहे, फिर चुलबुली करी, तो फिर मार खाई इन्होंने ये बालाकोट में, ठीक है। और फिर 2 साल चुप रहे और फिर चुलबुली शुरू, ठीक है। तो जितनी बार इन्होंने सर उठाया है, इनको जूत लगी है, इनको किक लगी है, लेकिन शौक हो गया है लगता लाते खाने का। लातों के भूत बातों से थोड़ी ना मानते। अब उनकी जो फील्ड मार्शल वाली जो प्रमोशन है, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको क्या लगता है इतना इजी है कि फील्ड मार्शल बन जाना? नहीं, नकली फील्ड मार्शल बन जाना तो आसान है। अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लो। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के असली आका कौन है? शहबाज शरीफ तो मुखौटा है, शहबाज शरीफ तो कठपुतली है, जिसको नचाने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर। तो उन्होंने खुद को प्रमोट किया है। सबसे ज्यादा हास्यप्रद वो होती है जो मैं खुद को, अब मैं अपने आप को हेयर बाई फील्ड मार्शल प्रमोट करता हूँ, ठीक है। इट इज अ जोक। ये आई मीन फौजी सर्कल्स में तो हम केवल हंस सकते हैं। वी कैन ओनली लाफ एट दिस स्टुपिडिटी ऑफ मेकिंग योरसेल्फ अ फील्ड मार्शल। देखिए, असलियत ये है कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन चाहिए थी। एक बार कोई भी जर्नल पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनता है, वो कुर्सी से चिपक जाता है, या कुर्सी उससे चिपक जाती है, ठीक है। वो छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे भाई, इतना आलीशान बंगला कौन छोड़ना चाहता है? नौकर चाकर, बैटमैन, वेटर, बटलर हैं, सारे विस्की पिलाने वाले। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो हिलने वाली है? शाहबाज शरीफ की तो कुर्सी इनकी रहमत पे है, इनके फजलो करम पे है। जनरल आसिम मुनीर के, उनकी कुर्सी, वो तो उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर है वो तो जेल में सड़ रहे हैं, इमरान खान। और किसने जेल में पहुंचाया? ये जनरल आसिम मुनीर ने। अब उसको चाहिए थी एक्सटेंशन, तो आसिम मुनीर ने जब जेल में डाला इमरान खान को, तो 2 साल की एक्सटेंशन ले चुका था। कायदे से इसको रिटायर होना चाहिए था नवंबर 2025 में, ठीक है। लेकिन 2 साल की एक्सटेंशन ले चुका है 27। लेकिन ये दिल मांगे मोर, इसको तो चाहिए कि साहब, अगर जियाउल हक साहब 11 साल राज कर सकते थे और परवेज मुशर्रफ 10.5 साल राज कर सकता था, तो मैं क्यों नहीं?
मैं भी 1 दशक तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये तो उससे एक कदम आगे बढ़ गए ना। फील्ड मार्शल इज फॉर लाइफ, अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स। तो सर अभी जो सीज फायर चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ युद्ध के आसार बन रहे हैं? सबसे पहले बेटा, देयर इज नो सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं है, पॉज है, कि टेम्पररी पॉज है इन ऑपरेशन। और पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, बेस्ट बिहेवियर दिखाना होगा अपना, अगर वो शांति चाहता है। नहीं तो ये फिर से गन्स ब्लेज करेंगी, जहाज गरजेंगे, और पाकिस्तान की जो बची खुची हेकड़ी है वो भी निकाल के मिट्टी में मिला दी जाए। वी शुड बी वेरी क्लियर, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, इट इज ऑन। हमने सिर्फ पॉज दिया है और पाकिस्तान को बोला है कि अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहना, वरना। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को दूसरे देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, पक्का मिला है उसको, जबरदस्त सपोर्ट मिला है चीन से। 70% क्या, 80% हथियार तो चीन के, ठीक है। ऊपर से एक तो वहां पे तुर्की में एर्दोगान साहब है, जो कि अगले खलीफा बनना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो खालीफेट होती थी उसका हेडक्वार्टर तुर्की में होता था। अब वो बड़े परेशान है कि साहब ये सऊदी अरेबिया कहाँ से आ गया। अरे सऊदी अरेबिया तो असली ओरिजिन है इस्लाम की, तो नेचुरली अब वो उनकी चौधरीयत है इस्लामिक मुल्कों के अंदर। तो एर्दोगान साहब बड़े कीन हैं, एक तो कि मैं फिर से खलीफा बन जाऊं, ठीक है। और इसलिए वो जहां जहां कोई इस्लामिक कॉज होता है, बड़े बढ़ चढ़ के उसके ऊपर वो सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। उनके जो बेटे हैं एर्दोगान साहब के, वो उनकी ड्रोन की फैक्ट्री है, तो अपने बेटे की वो खुशी हाली बहाली के लिए कि उसकी अच्छी मुनाफे कमाए मेरा बेटा, तो वो ड्रोन, घटिया और बेकार ड्रोन, उन्होंने पाकिस्तान को बेच मारे, ठीक है। कोई 600 से 800 ड्रोन जो है पाकिस्तान चला चुका है इस लड़ाई के अंदर, और तकरीबन 90% से ज्यादा ठोक दिए गए। हमारी एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो भारत का आयरन डोम है, वो इतना कारगर सिद्ध हुआ है कि 90% से ज्यादा इनके ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल सब जमीन दोज कर दिए गए हैं। वो बिखरे पड़े हैं पूरे पंजाब से लेकर रण ऑफ कच्छ तक, उनके उनके कारकस। हाँ। जब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया, जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, पर उसके बदले में भारत को क्या मिला? उसके बदले में आपकी पीठ में छुरी घोंपी। मतलब ये जो फितरत है ऐसे ऐसे मुल्कों की, जब इनके यहाँ पे भूचाल आया था, तो हमने अपने सबसे पहले जहाज जो पहुंचे थे वो भारत के, और हमारी एनडीआरएफ की टीमें इनके लोगों को जो करा रहे थे, उनको पत्थरों के नीचे से निकाला था, इमारतों के नीचे से निकाला था, और देखो उन्होंने क्या दिया है जवाब। हमको भी अब अकल आ जानी चाहिए ना कभी ना कभी। आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा इसका? क्या उन्होंने सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ये एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट किया है? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, वो उनकी एम्बिशन है एर्दोगान साहब की कि मैं खलीफा बनूंगा मुस्लिम वर्ल्ड का, चौधरी बनना चाहता हूं मैं मुस्लिम वर्ल्ड का, खिलाफत फिर से मैं जिंदा करना चाहता हूं, और सुल्तान एर्दोगान सुल्तान एर्दोगान, आपके सारे ड्रोन पिट गए। आपने एक कॉर्वेट भेजा था, जब उसने देखा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप आ रहा है, तो ऐसे भागे, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। उन्होंने भी काफी सारी चीजें पाकिस्तान ने बोला है, जैसे आदमपुर एयरबेस पे हमने हमला किया, वो सब तो प्रधानमंत्री मोदी खुद से जाके आए थे। झूठ, मैंने बोला ना, झूठ बोलना इनकी फितरत है, आदत से मजबूर। मतलब मुंह खुलेगा तो झूठ निकलेगा, मुंह खुलेगा तो झूठ निकले। कह रहे थे हमने आदम बेस के परखच्चे उड़ा दिए, 40 शहीद हो गए, वहां पे जो S-400 की बैटरी थी तबाह हो गई। तो जो पहला विजिट मोदी जी ने किया, जबकि ये पॉज इन ऑपरेशन हुआ, तो वो कहाँ था? वो आदमपुर के एयरबेस पे था, जहाँ पे C-130 जहाज लैंड किया, बड़ा भारी जहाज है। मतलब अगर खड्डे होते वहां जैसे हमने किए सरगोदा में और बाकी इनकी एयरफील्ड्स को बैंड बजा दिया है, 20-20 मीटर के खड्डे वहां पे हो गए साहब।
तो अगर ऐसा किया होता तो क्या मोदी जी वहां लैंड हो सकते थे? पर एक और वहां सवाल पे आसमान में शान से दिख रहे हैं S-400। हम्म, पर जैसे एक सवाल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि इंडियन एयरक्राफ्ट कितने लूज हुए हैं ये कब बताएंगे मोदी जी। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इंडियन एयरक्राफ्ट लूज क्या किया है? दुश्मनी है इंडियन एयरफोर्स से? हम्म, क्या बड़ी छटपटार हो रही है कि हिंदुस्तानी क्यों नहीं मरे? हम्म, तो यार पासपोर्ट लो और चले जाओ वहां पे यार, अगर इतना ही दिल समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। तो ये देखिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन वॉर जो भारत चलाता है वो कहीं ना कहीं लैक होता है इस टाइप की स्टेटमेंट से? नहीं देखिए, नेचुरली ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना, हम्म, लेकिन किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में जब कोई बाहर से दुश्मन हमला करता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो सारी की सारी पार्टियां अपने वैर वैमनस्य छोड़ के, अपने डिफरेंसेस छोड़ के एकजुट हो जाती हैं, एक पेज पे हो जाती हैं, एक ही नैरेटिव निकलता है, भारतीय नैरेटिव। लेकिन यहाँ तो साहब ये मैंने अजीब ही एक ड्रामा देखा है, जहां लड़ाई हो ना, चाहे चीन से चाहे पाकिस्तान से, आप फट से दुश्मन के खेमे में जाके कूद के बैठ जाते हैं साहब, कि हम तो चीन के साथ हैं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। तो पासपोर्ट अपना छोड़िए भारत का और बन जाइए चीन के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक। मतलब मुझे तो इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि ये किस किस्म की राजनीति, किस किस्म की राजनीति है। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या रोल है और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान उनसे डरता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। रिटायरमेंट के बाद 3 साल मैं उनके साथ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में था। तब वो डायरेक्टर थे विवेकानंद फाउंडेशन के, और मैं उनका डेप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च था। तो 3 साल मैंने बड़े क्लोजली उनके साथ काम किया है, बड़े नजदीकी से उनको देखा है। हम लोग फौज में दिलेरी और हिम्मत की बहुत इज्जत करते हैं। If there is one quality that we admire, it is courage, raw courage. और वो तो 7 साल दुश्मन के खेमे के पीछे पाकिस्तान में एज अ जासूस बन के रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है। वो बहुत देशभक्त हैं, उसमें कोई शक नहीं। ही इज वेरी डिवोटेड टू द कंट्री एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मैं उनको बड़ी क्लोजली मैंने उनको देखा है। और वो जो है मेरे ख्याल बहुत ही राइट चॉइस है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए। और उनके देखिए, ये उनकी बदौलत है कि जो 36 रफाल आ गए सो आ गए। कांग्रेस ने तो पूरा कोशिश की थी कि हमको पैसे नहीं मिले, हम ये डील नहीं होने देंगे साहब, चाहे भाड़ में जाए भारत की सुरक्षा, हम तो रफाल डील हमको चाहिए केवल पैसे उन्हें खसोटने के लिए। तो वो उन्होंने तो डील खत्म कर डाली थी कि नहीं साहब, हमारे वो पैसा ही नहीं है रफाल खरीदने। बड़ी मुश्किल से इन्होंने डील को रिवाइव किया और वो हमारे वो आए S-400 इनके टाइम में आए हैं, जो कि वॉर विनिंग फैक्टर्स रहे हैं। और ये जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, उसके सूत्रधार यही रहे हैं, क्योंकि 2016 में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 2019 में फिर एयर स्ट्राइक हुई थी। तो मैं आई थिंक ये बड़ा अच्छा इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। और इंटेलिजेंस जो सारी इस बार आई है, वो तो आप ही के तौर से आई है ना। और कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, 10 कंटिंजेंसी प्लान्स बने थे, उनमें से कौन सा चुना जाएगा, 2-3 पे आए और लास्ट मिनट बदली किया गया ताकि दुश्मन बिल्कुल पता ना चल पाए और वो भलेखे में रहे, धोखे में रहे, और पूरा अचंबा हासिल किया है। तो उनका बहुत देन, बहुत योगदान है। पास्ट 11 सालों में आपको क्या लग रहा है कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में क्या बड़ा बदलाव हुआ, या आप कहाँ देखते हैं 2014 से पहले को और अभी के समय को? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो आत्मनिर्भरता की तरफ पुश, सॉलिड पुश। देखिए, पहले भी हमारे देश में कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेमी नॉकडाउन किट, हम कंप्लीटली नॉकडाउन किट भारत में असेंबल कर रहे हैं। दैट वाज अ ऑप्टिकल इल्यूजन आत्मनिर्भरता का।
मतलब कि बच्चे मैकेनो सेट बनाते हैं तो आप वहां से सामान लाए और यहाँ जोड़ना शुरू किया। दैट इज नॉट आत्मनिर्भरता। आई एम सॉरी, उसने डिले किया है आत्मनिर्भरता का प्रोसेस। कि ये जो मिग हमने यहाँ असेंबल किए, सुखाए यहाँ असेंबल किए, ये सब आई एम सॉरी, ये आई वॉश है इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भरता। असली आत्मनिर्भरता अब आनी शुरू हुई है जब आप अपना डिजाइन करो, अपने सोर्स कोड बनाओ, अपना डिजाइन ब्यूरोज एस्टैब्लिश हो यहाँ पे, और तब जाके आत्मनिर्भरता आती है। जबकि फ्रॉम द वर्ड गो इट इज अ इंडिया ओन्ड प्रोजेक्ट डन बाय इंडियंस, एग्जीक्यूटेड बाय इंडियंस, तब जाके। और अब देखिए कितना अच्छा काम शुरू हो गया है, जो कि हमारा एटैक गन है ना, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम 155 मिलीमीटर गन। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का बड़ा भारी योगदान रहा है। ठीक है, इसी प्राइवेट सेक्टर में ये है कि वो सबसे बेस्ट से बेस्ट एक्सपोर्ट ला सकते हैं, उसको अच्छा पैसा देंगे और पैसे के लिए दुनिया दौड़ती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम करेक्ट हुआ है बाई मेजरली इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। और मैं आपको बता रहा हूं कि एटैग इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, एटैग्स जो है वो अमेरिकन 155 मिलीमीटर गन से ज्यादा अच्छी गन है। वो फायर करती है 45 किलोमीटर, एटैग ठोकती है 48 किलोमीटर। वो अमेरिकन गन फायर करती है 3 राउंड्स अ मिनट, 5 राउंड्स अ मिनट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसका, नॉइजलेस सिस्टम है इसका। सर, मेक इन इंडिया के अंडर जो मिसाइल्स जो बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हम कितना रेडी हैं आगे वॉर के लिए? क्या भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन रहा है? क्या इस बार जो जीत हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। असली हीरो कौन है इस लड़ाई का? नाविक सैटेलाइट सिस्टम, मालूम है? भारतीय, 100% भारतीय, इंडिजिनस। नाविक इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 10 to 12 सैटेलाइट्स जो कि भारत और उसके आसपास का क्षेत्र कवर करते हैं। हमें जीपीएस की जरूरत नहीं, हमें रूस के ग्लोनास की जरूरत नहीं, हमें चीन के बेदाऊ की जरूरत नहीं। हमारा अपना जीपीएस है और उसकी एक्यूरेसी जीपीएस से ज्यादा और ग्लोनास से ज्यादा और बेदाऊ से ज्यादा। 1 मीटर सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे ऑफेंसिव डिफेंसिव सिस्टम। असली लड़ाई जिताने वाला ये है इसरो का नाविक सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन बाय इंडियन सैटेलाइट क्लस्टर। क्या लग रहा है कभी पाकिस्तान compete कर पाएगा भारत को? अब तो भूल जाओ, अब तो भूल जाओ। वो चीन से जो बेस्ट से बेस्ट हथियार लेके आया, ऐसी कन्नी कटी है चीन की। व्हाट अ पीआर डिजास्टर फॉर द चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री। जो एविक इंडस्ट्री है, जो चेंगडू इंडस्ट्री है, उसके शेयर्स गिर गए, मार्केट कोलैप्स हो रही है उनकी, क्योंकि पिट गए हैं दुनिया के सामने। पहले दिन इनके जो था एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, वहां जो बेचारी लड़कियां आई हुई थी ये पाकिस्तान मीडिया की, उनको बड़ा इम्प्रेस कर रहा था ये। हाँ, अंग्रेजी बोल बोल के कि मल्टी डोमेन डॉक्टर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वो ये। अबे बेवकूफ ना बना, ठीक है? आप वहां की बेचारी लड़कियों को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, यू डोंट इम्प्रेस मिलिट्री प्रोफेशनल। अगर तुमने जरा भी सच्चाई होती तुम्हारे बकवास बयानबाजी में, पावर पॉइंट बड़ा अच्छा किया साहब और पावर पॉइंट पे जीत गए। अरे हमारी केवल गलती शुरू में ये थी कि हमने एक अपने फौजी फील्ड करने के बजाय हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब है उनको ब्रीफिंग उनसे हमने दिलवाई ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस। अब वो बहुत काबिल इंसान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज अ एक्सीलेंट डिप्लोमैट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट ही इज नॉट एयर वॉरियर। उन्होंने पूरी जिंदगी कोई एयरफोर्स में नौकरी थोड़ी ना की है, तो क्वाइट ऑब्वियसली उनका डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो बिटिया थी बेचारी, वो लोग दिखा रही थी ऐसे हाथ में पकड़ के फोटो, और वो बड़ी पावर पॉइंट दिखा रहा था कि ये भारत के कोई 80, 90, 100 एयरक्राफ्ट आए, हमारे 40 उड़े, द ग्रेटेस्ट एयर एंगेजमेंट आफ्टर द, जैसे कि वो राइस्तोफेन सर्कस उड़ता था ना वर्ल्ड वॉर 1 में, उसकी कहानियां वो सुना रहा था। अबे वर्ल्ड वॉर 1 पिछली सदी में हुई थी, थोड़ा सा कमांडो कॉमिक पढ़नी बंद कर दे और अब जरा अपनी प्रोफेशन पे आ। कोई दिखाया तुमने रडार ट्रैक? अब देखना हमारी एयरफोर्स कल परसों आपको बताने वाली है उन्होंने कितने ठोके हैं पाकिस्तानी जेट फाइटर।
लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगाया एविडेंस कलेक्ट करने में कि हम ऐसे नहीं मानते कि तुमने मार दिया, हमको चाहिए कहाँ है कारकस, किधर है, रैकेज कहाँ है। अगर पाकिस्तान में गिरा है तो सैटेलाइट से पिकअप हो जाएगा। वो सारा वो एविडेंस कलेक्ट करके फिर बात करते हैं। ये ऐसे नहीं धड़ल्ले पे चढ़ के रात को ऑपरेशन हुआ, सुबह बैठ के हमने 5 मारे 6 मारे 8। अबे पहले ये फैसला कर ले तूने मारे कितने। बकवास कर रहा है। रडार ट्रैक दिखाया कोई? देखिए, जब आप बताना चाहते हैं कि हाँ जी साहब मैंने ठोक दिया दुश्मन को, तो फिर होता है कि भाई जो मेरा रडार ट्रैक होता है ना, उसकी फोटोग्राफ्स हमारे पास होती हैं, उसकी वीडियोस हमारे पास होती हैं कि भाई मैंने ये दुश्मन का जहाज पिकअप किया, ये मैंने मिसाइल फायर किया और वो ब्लिप उड़ गया। उसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ कि मैंने ठोक दिया है। ठीक है, रडार ट्रैक एक नहीं दिखाया, हवा में बैठ के बातें कर रहा था, कह रहा था कि साहब चीनियों ने हमको पूरी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दी, सिग्नेचर्स ऑफ एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एवरी सिंगल इंडियन एयरक्राफ्ट, जेट फाइटर, हर एक का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, चीन ने दी। वो 2020 में जब लद्दाख में पंगा हुआ था, वो सब मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन एयरक्राफ्ट के सिग्नेचर्स। अब ये गधे, तूने सुना है कि हम जो है वो अपने जिसको बोलते हैं ना डमी एयरक्राफ्ट, लक्ष्य पीटीए, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पेलोड डालते हैं जो कि हमारे Su-30, रफाल, तेजस, मिराज, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रेप्लिकेट करता है। पहले हम वो भेजते हैं। तुमने जो उड़ाया गधे, क्या उड़ाया? पीटीए उड़ाया या असली कुछ उड़ाया? मालूम छलावा हुआ है उनके साथ। अबे पहले कुछ सीख ले, फिर हमको सिखाना। लड़ना हमको बाद में सिखाना। तूने सिविलियंस का बेवकूफ बना दिया। अमेरिकन मीडिया तो बस वो तो बहुत चाहते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, और वो तो उनके तो डार्लिंग है पाकिस्तान, क्योंकि कब से बिका हुआ है उनको, ठीक है। तो उन्होंने पूरा इसका मीडिया सपोर्ट कर दिया। अगर तूने इतनी बड़ी जीत हासिल करी थी 7 तारीख को, तो अगले दिन उसी रात तुम्हारे 9 टेररिस्ट कैंप कैसे उड़नछू हो गए, पर खच्चे उड़ गए उनके तुम्हारे सामने, ठीक है। और अगले दिन कैसे आपके जो है एयर बेसिस पे हिट हुआ, और अगले दिन कैसे हुआ कि तुम्हारी एयरफोर्स एक हमारा एयर बेस को छू नहीं पाई। गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने की आए थे, वहां भी पिट गए। आई मीन डोंट टेल लाइज। और देखिए, आप क्यों जाते हैं इस जोकर, आई कॉल हिम अ कार्टून है ये एयर वाइस मार्शल, जिसपे हमारी महबूबा मुफ्ती बड़ी फिदा हो रही थी। बहुत फिदा हो रही थी वो इसके ऊपर। वो भी औरंगजेब नाम है। अच्छा सर, जो भी नहीं, मैं कह रहा था, प्लीज गो बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ टॉम कूपर, एयरफोर्स हिस्टोरियन, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। जॉन सिंक्लेयर, या सेकंड नाम मैं भूल रहा हूँ, अमेरिकन एक्सपर्ट इन वेस्ट पॉइंट ऑन अर्बन वॉरफेयर एंड एलाइड ऑपरेशंस। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्लियर कट भारत की जीत हुई है। भारत ने 9 टेररिस्ट बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए, 12 में से 11 एयरफील्ड्स को जमींदोज कर दिया, बड़े बड़े खड्डे कर दिए, रडार्स डिस्ट्रॉय कर दिए, हैंगर फोड़ दिए। एवैक एयरक्राफ्ट अंदर जब वो उसका पूरा डेटा निकाल रहे थे, जैसे ही वो उड़ के उतरा हमने उसको पकड़ लिया, और जब हैंगर में गया नहीं कि हमने हैंगर में सीधा हिट किया। और जो स्क्वाड्रन लीडर था वहां, जो बेचारा पूरा उनका डाउनलोड कर रहा था डेटा शेटा, वो सारे वहां पे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैसी मार पड़ी है। लेकिन आपने तो अगर बनाना ही था तो ज्यादा लड़ाई किसने करी थी? पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। वो भी पिट गई थी, दूसरी बात है, लेकिन बनाना ही था तो उसको मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनाते ना। इसने कौन सी एयर वॉर लड़ी है आसिम मुनीर ने? ये तो ग्राउंड का कमांडर है। सारा बकवास, सारा ढकोसला, सारा नाटक, नौटंकी। इस बार की वॉर आपको कैसे अलग लगती है? जैसे ट्रेडिशनल बैटलफील्ड में अगर देखें तो अभी इंफॉर्मेशन वॉर भी कहीं ना कहीं चल रही है, साइबर अटैक की भी बात हो रही है। आप कैसे अलग देखते हैं अभी नई जनरेशन की वॉर को? देखिए, इंडिया ने जो रशिया यूक्रेन वॉर से हम एक रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स देख रहे हैं, RMA, और वो 2 फील्ड्स में है।
एक फील्ड है ड्रोन्स हम्म, और दूसरी फील्ड है एयर डिफेंस। रूस के एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकते यूक्रेन के ऊपर, इतना स्ट्रांग एयर डिफेंस हो गया है। जो यूक्रेनियन है उनके पास अमेरिकन थार्ड है, पेट्रियट है, उसके चलते वो 70 से 80% इनकमिंग टारगेट्स को रोक सकते हैं। रूस के पास S-400 है जो हमने खरीदा है उससे, तो S-400 हैं, पूरी लेयर डिफेंसेस हैं, उससे वो कोई 85% 90% ड्रोन और मिसाइल रोक लेते हैं। ठीक है। इजराइल, जब ईरान ने उस पे ड्रोन और मिसाइल फायर किए थे, 97 से 99% ठोक दिए। लेकिन इजराइल छोटा देश है, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर, हम तो मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है, हमारी टारगेट बहुत बड़ी है। लेकिन हमने भी 90% के ऊपर सारे पाकिस्तान के इनकमिंग ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सब पर खच्चे उड़ा दिए हैं। उनकी जो लाशें हैं इनकी मिसाइलों की और ड्रोन्स की, और ये सब ये कश्मीर से लेके करण ऑफ कच्छ तक बिखरी पड़ी हैं हमारे गांव के अंदर। राइट। तो भारत ने रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का कटिंग एज करके दिखाया है। और खुशी की बात यह है कि नॉट विद फॉरेन वेपन्स, विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। आपने बड़ा नाम सुना है चैट जीपीटी, चैटबॉट और ये वो। इससे ज्यादा अच्छी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साइंटिस्ट ने दिखाई है। ये नाविक सिस्टम पे लेके जो हमारे सारे रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एवैक, एयर डिफेंस गन्स, वो सब उसके ऊपर इंटीग्रेट कर दिए। सेकंड बाय सेकंड वो जो लड़ाई की पिक्चर है वो पकड़ रहे हैं। एक एक चीज पाकिस्तान में जो हो रही है, कोई इलाका पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है हमारे हथियारों से, कोई इलाका। लेट मी टेल यू दिस सर, 1971 वॉर और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे 1971 वॉर की? बहुत सी स्टोरीज काबिले तारीफ है, क्योंकि मैं उस लड़ाई का चश्मदीद गवाह था। जी। ठीक है। और जो बिगेस्ट डिफरेंस है बेटा, पहले डिफरेंस समझना बहुत जरूरी। उस वक्त कोई न्यूक्लियर ओवरहैंग नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, इसलिए खुल के कन्वेंशनल लड़ाई हो सकती थी। सरेंडर तक हमने उनको ठोका है। जब तक ऐसे करके हाथ खड़े करके 93,000 कैदी खड़े नहीं हो गए, वी कुड हिट। अब न्यूक्लियर ओवरहैंग है, ये बहुत भारी फर्क। This is a major difference between 71 war and 2025. There is a nuclear overhang. There is nuclear parity. There is danger of escalation beyond the nuclear threshold, जो कि उस टाइम बिल्कुल नहीं था। So we could go all out. अब ऑल आउट जाने के पहले थोड़ा सोच समझ के तरतीबवार काम करना होगा, बहुत फूंक के चलना होगा, जो कि सरकार को चलना पड़ा है, बिकॉज देयर इज न्यूक्लियर ओवरहैंग। और इस बार तो हमने न्यूक्लियर ओवरहैंग के चलते, जब पाकिस्तान ने 10 मई को हमारे ऊपर गौरी 2 मिसाइल फायर किया दिल्ली की तरफ, एक नहीं 2-3, ठीक है, और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर इन्होंने निशाना साधा। उस वक्त ये देखिए, जो गौरी 2 मिसाइल है, इसका जो वॉरहेड है ये 750 किलो का होता है। इसका जो रेंज है 700 किलोमीटर है गौरी 1 की, और 1500 किलोमीटर है गौरी 2 की। ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि इस पे कन्वेंशनल वॉरहेड है या न्यूक्लियर। जब फटता तभी पता चलता। तो हमारे जो S-400 है उन्होंने साफ पर खच्चे उड़ा दिए। सिरसा के पास इसके टुकड़े टुकड़े होके गिरे, और दूसरा मिसाइल जो कि जा रहा था अमृतसर की तरफ, आपने देखा है, वो वीडियो दिखाया है वो टीवी के ऊपर, जैसे कि मीटियोर शावर होता है ना, हुलकाओं का चर जैसे दिवाली मचती है, वो काइनेटिक हिट मारी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके टुकड़े जल के 40-50 टुकड़े वो आसमान पे एक आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रहे थे चंडीगढ़ के आसमान के ऊपर। सर, ट्विटर पे काफी नैरेटिव वॉर चलता है, तो जैसे कि पहले ये बोला गया कि सीज फायर हो जाना चाहिए, युद्ध में भलाई नहीं है। फिर जब सीज फायर हो जाता है या युद्ध विराम होता है, तो उसके बाद ये बोला जाता है कि देखिए 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी ने
कैसा डिसीजन लिया? अभी की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दब रही है, उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है कि क्या सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी की तरफ जाना चाहिए कि हमारी आर्मी या सैम मानेकशॉ? देखिए, लेट मी बी क्वाइट कैंडिड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे गोलमोल बोलने की आदत नहीं है, प्लीज समझिए। उस वक्त उनको कोई टेंशन नहीं थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब है, एंड इट कैनॉट बी डिनाइड, इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट। ये दूसरे किस्म की लड़ाई है साहब, जिसमें कि जो है, जो रिस्क लिए गए हैं वो भी बहुत मेजर रिस्क हैं। लेकिन हमारा कहना यह था कि थोड़ा सा रिस्क और ले लेते, 2 दिन और ठोकते, तो आज जो भगड़े हो रहे हैं ना, वो नहीं हो रहे होते। उस वक्त हमारे जो तीनों सर्विस चीफ थे, आला दर्जे के प्रोफेशनल थे। एडमिरल बुलडॉग नंदा, बम्बर ऑफ कराची, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, एयर मार्शल पीसी लाल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एयर चीफ्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का तो बैंड बाजा बारात निकाल दी। लेकिन जैसे मैंने बताया, फर्क ये था कि उस वक्त न्यूक्लियर ओवरहैंग नहीं था, न्यूक्लियर ओवरहैंग नहीं था। ठीक है, तो साहब अब अगर हम इंतजार करके जाएं, आप फायदे समझ सकती हैं। आगे मैं नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी होता है। जी, आपने बात की पाकिस्तान के टुकड़े होने की, तो क्या लग रहा है अभी आपको कि कितने टुकड़े पॉसिबल हैं पाकिस्तान के? गुड क्वेश्चन। देखिए, इज देयर एनी प्रेसिडेंट, क्या कोई पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक एक न्यूक्लियर कंट्री के टुकड़े टुकड़े हो गए हो? है। मिलिट्री हिस्ट्री, सैनिक इतिहास बताता है कि सन 1990 में सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए थे, जबकि उसके पास 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, मेगाटन, 1000 मेगाटन्स के वॉरहेड थे उसके पास। लेकिन इट वेंट डाउन द ट्यूब ऑफ हिस्ट्री विदाउट अ सिंगल शॉट बीइंग फायर्ड। कैसे? उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। उसका मेन एक्सपोर्ट था ऑयल एंड गैस। ठीक है, सऊदी अरेबिया का सहारा लेके अमेरिका ने ऑयल की प्राइस गिरानी शुरू की 1986 से लेकर 1990 तक, और 4 साल में जो ऑयल की कीमत थी $30 पर बैरल से गिर के वो आ गई $10 पर बैरल, जो कि 1930 में हुआ करती थी। और सोवियत इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, 15 टुकड़े हो गए सोवियत संघ के। पाकिस्तान के 15 टुकड़े तो नहीं होंगे, उसके 5 टुकड़े होंगे। 5 सिंधु देश, बलूचिस्तान, पश्तून इलाका, पंजाब और सैरिकिया, ये फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, जिस पे वो क्रैक हो सकता है। शारक क्या है पाकिस्तान की? इकोनॉमी। लड़ाई शुरू होने के पहले इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इनको बोल दिया था कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हारी इकोनॉमी कोई पोजीशन में नहीं है लड़ाई के लड़ने के, तुम मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। ठीक है, समझ नहीं आई, फिर भी लड़ाई छेड़ी है। अगर हम ये लड़ाई को पूरा कर दें, अभी तक तो हमारी नेवी मैदान में नहीं उतरी, अगर नेवी जाके कराची का एकमात्र बंदरगाह जो है उसको ब्लॉकेड कर दे, तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? क्या होगा तेरा कालिया? मतलब इट इज, राइटिंग इज ऑन द वॉल। फिर भी गधे बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन मेरा ख्याल, अगर हम आराम से तफसील से, ये ऐसा देश है कि ये इसकी फितरत नहीं बदलेगी, ये जरूर छेड़खानी करेगा दिखाने के लिए कि मैं जीत गया, मेरे में बड़ा दम है, मैं डरता नहीं हूं भारत से। ये बेवकूफी करेगा, हमें जस्टिफिकेशन देगा कि अच्छी तरह से करारी थूक लगा के मार मारे। ईस्टर्न फ्रंट को लेके आपका क्या कहना है? हम सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऊपर से चाइना भी है, फिर बांग्लादेश में भी जो एक इशू चल रहा है, कितना सेफ है भारत का ईस्टर्न फ्रंट? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ पहलगाम का बदला लिया है, हमने 26/11 का बदला भी ले लिया है, हमने हाईजैकिंग का बदला ले लिया है, सारे हेडक्वार्टर उड़ा दिए जो इनमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बदला हमने लिया है कि ये पाकिस्तान का आसिम मुनीर, इसने तख्ता पलट कर आया था बांग्लादेश में CIA के साथ मिलकर।
हसीना वाजिद का तख्ता पलट कर आया। भारत में 1971 के बाद जो स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी सिक्योरिटी की, उसको ये अंडू करने की कोशिश कर रहा था कि मैं हूं चौधरी जो कि 71 की वॉर का नतीजा उल्टा कर देगा, बदल देगा। इसको तो बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं इसके, इतनी जल्दी ऑफ द हुक नहीं होगा ये। और मुसीबत मोल ली है इसने अगर अपनी सर्विस एक्सटेंशन कराई है, क्योंकि अभी भी इज्जत से चला जाता कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े नहीं हुए, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। एक्सटेंशन कराएगा तो तेरे गले टंगेगी वो हार का हार तेरे गले आएगा। आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, विस्की कम पी, मुल्ला बोलता अपने आप को, तो विस्की थोड़ा सा कंट्रोल कर विस्की के ऊपर। तेरे याया खान ने विस्की पी के मरा दिया था पाकिस्तान को, अब तू भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है याया खान के। तो जहां तक इस उचकू चौधरी का सवाल है, ये इडियट जो है बांग्लादेश में, क्या नाम है इसका, मैं तो इस गधे का नाम भी भूल जाता हूँ, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ये अमेरिका में बसा हुआ है, जाके ग्रामीण बैंक शुरू की थी ऑस्टेंसिबली हेल्प करने पुअर फार्मर फिशरमैन को। उनके पैसे लूट के इसने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन फंड में $6 लाख दिए थे, मालूम। और उसके उसके इसको उसका रिवॉर्ड देने के लिए उन्होंने जहां वहां पे तख्ता पलट कराया, CIA ने और ISI ने मिलकर जमायते इस्लामी के साथ बांग्लादेश में, इसको पैराशूट किया गया। हमने सोचा पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है, कुछ भला करेगा बांग्लादेश का। इसने तो बांग्लादेश को जिहादिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चिल्ला रहा है, रेंक रहा है, गधे की तरह रेंक रहा है कि लाल मनीर हाट में मैं एयरफील्ड बनाऊंगा, मैं बॉम्ब करूंगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। अबे ये मुंह मसूर की दाल, तुमको तो हमने पैदा किया है, मिडवाइफ किया है तुमको, ठीक है, और तू इस तरह की आंखें दिखाएगा, तेरी तो आंखें नोच के तेरी अंतड़ियां में तेरे को बांध देंगे। थोड़ा होश में रह के बात कर, पंगा किसे ले रहा है, देख लिया ना क्या हाल हो गया पाकिस्तान का 3 दिन के अंदर, चौथा दिन नहीं वो झेल पाए। तू तो 4 घंटे नहीं टेकेगा कालिया, तू तो 4 घंटे नहीं टेकेगा अगर तू इस तरह की आंखें दिखाएगा। तू समझता है कि तू 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करेगा, ये मुंह मसूर की दाल। अबे अपना मुल्क बचा ले, ठीक है, और अभी भी निकल के भाग जा वहां से, तो तेरी बेहतरी होगी। नहीं तो तेरे ही लोग तेरी बोटी बोटी करके तेरे को जैसे नोच के खा जाएंगे, तेरा कारकस। क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो अच्छी भली चल रही थी, उसका तूने भट्टा बिठा दिया है। जिहाद, जुनून, फसाद, कत्लो गारत, इससे खाना पेट नहीं भरता। आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसर जिहाद भी चल रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो एक न्यूज आई थी, सोर्सेस से पता चला था कि जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है, पाकिस्तान के स्पाई हैं। उस पे आपका क्या ओपिनियन है? अब यार गधों के सर पे सींग थोड़ी ना होते। हमारे देश में गधों की कमी नहीं है, इस टाइप के लोगों की कमी नहीं है। जब अलेक्जेंडर हमला कर रहा था और पोरस उससे लड़ रहा था, पुरवा, हाँ, उससे लड़ रहा था, तो एक आम्भिराज पैदा हुआ था। फलों के टोकरे लेके अलेक्जेंडर के पास पहुंच गया, जैसे कि बेटी की शादी करनी, कि तू बस इसको ठोक दे, बस मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो पिट चुका था पौरव के हाथों। जब पृथ्वीराज चौहान था तो एक जयचंद पैदा हो गए हमारे देश में, और जब वो कहते हैं सिराजुद्दौला लड़ रहा था तो मीर जाफर पैदा हो गए। मतलब कोई कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है। यहाँ पे ऐसे लोगों की, घटिया लोगों की, अरे तुम अपनी माँ के साथ धोखा कर सकते हो। नेशनल एक सिक्योरिटी पे यूट्यूबर बनने के लिए तेरे को और कोई जगह नहीं मिली बेवकूफ। पाकिस्तान तेरे को टूरिज्म के लिए मिला, चीन टूरिज्म के लिए मिला, रिश्तेदारी है इनकी तो कुछ वहां पे, और तुम उसके लिए बिक गए। मैंने टीवी पे एक सीन देखा है जिससे कि आत्मा में कोड़ लग जाए।
मरियम नवाज, जी। ये उससे मिलने गई मोहतरमा हमारी जो कलंक पैदा हुए हैं, और वो उसकी तरफ ऐसे देख रही जैसे कि कोई जानवर की तरफ देखता है। उसका डिड यू सी दैट सरकास्टिक लुक, कि ऐसे अपने देश को बेच खाने वाले ऐसे बड़े उचक उचक के मरियम नवाज शरीफ से बातें कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई बड़ी भारी एक्ट्रेस के साथ मिलने का इनको मौका मिल गया हो। ये नीच लोग हैं। They are इतना इजीली पाकिस्तान का वीजा कैसे मिल जाता है? अब ये तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछिए कि वो बेहतर जवाब देंगे कि कैसे भारतीयों को इतनी आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिलता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, क्योंकि जो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत बढ़ रहा है, हम कैसे ट्रैक करेंगे कि कौन जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो क्या क्या जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो पाकिस्तान के साथ या ऐसे किसी मुल्क के साथ शेयर करें? मेरे हिसाब से आई फ्रैंकली वुड नॉट वेस्ट एनी एनी attention on them. They deserve the contempt. और अब भुगतेंगे, ये भी भुगतेंगे, अच्छी तरह से भुगतेंगे अपनी अपनी मौत। मरने आराम से बैठ के जिंदगी नहीं काट सकते। पाकिस्तान ही रह गया टूरिज्म के लिए, चीन ही रह गया टूरिज्म के लिए। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 अप्रैल को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, और 22 अप्रैल को ही पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। उसमें काफ़ी सारे न्यूली वेड कपल भी थे। व्हाट वाज योर रिएक्शन सबसे पहले? देखिए, मैंने बहुत सारी मौतें देखी अपने 37 साल के मिलिट्री करियर में। बांग्लादेश से शुरू हुआ था, जब सेकंड लेफ्टिनेंट था, जब मेजर बना तो पंजाब में लड़ा, जब कर्नल बना तो मैं कारगिल में युद्ध देखा, भीषण युद्ध। फिर मैं ब्रिगेडियर बना तो मैं किश्तवाड़ के अंदर जो टफेस्ट एरिया था 3 साल लड़ा तकरीबन। और फिर उसके बाद जब मैं जनरल बना तो रजौरी पुंछ में लड़ा। तो मेरे तो जिंदगी लड़ते लड़ते बीत गई है। मैंने लोगों की अंतड़ियां बाहर आते देखी हैं लड़ाई के मैदान में। मैंने हाथ पकड़े हैं जवानों के जब वो दम तोड़ रहे थे, शहादत को प्राप्त हो रहे थे। आखिरी बार पानी पिलाया है मरने वालों को। तो आई एम क्वाइट हार्ड हार्टेड, ठीक है ना? पर क्योंकि इस बार टूरिस्ट पे अटैक हुआ, वो भी नाम पूछ के। इस बार तो बेटा मैं हिल गया। एंड आई एम सेइंग दैट इज सेइंग अ लॉट बिकॉज आई एम अ वेरी सीजन्ड हार्डन्ड कॉम्बैट सोल्जर। 350 मौतें मैंने देखी हैं पर्सनल अप क्लोज, वो तो दुश्मनों की ही, ठीक है? और जो अपने हैं बेचारे उनका तो मैं आई डोंट लाइक टू काउंट। बट ये जो उस दिन मैंने, जैसे आप सही कह रही हैं कि 22 अप्रैल को मेरी 47वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो हम बच्चों के साथ बैठ के, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, कहाँ जाएंगे दादू, किधर जाएंगे नानू, ये वो हो रहा था कि सडनली टीवी ऑन किया तो शॉक लगी। और सबसे ज्यादा जो मेरे को पता नहीं दिल दिल सिहर गया, आई आई इट किल्ड समथिंग विद इन मी, कि एक बिटिया हमारी जिसके हस्बैंड को मार डाला है, प्लीज कोई हेल्प करो, कोई प्लीज, वो वहां पड़े हैं उनको लाओ ये। और वो दूसरा उनको बड़े आराम से, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आ जा, ठीक है ठीक है। और आंसू बह जा रहे उसके। फिर दूसरा मैंने जो देखी, 6 दिन शादी हुई वो नेवल ऑफिसर की, और सुन्न बैठी वो विधवा अपने पति की लाश के साथ। और फिर मेरे को एक के बाद एक, यू सी, वो मंजुनाथ के हस्बैंड को उसके सामने कनपट्टी पे रख के मारा ताकि भेजा बाहर आ जाता, यू सी। तभी वो क्लाउड कर रहे थे वहां पे। जब उसको मारा तो जो आत्मा सिहर गई उस औरत की, उसने उसको बोला मेरे को भी मार डाल, मेरे बेटे को भी मार डाल, हम क्या करेंगे अब जी के। तो बोलता है जाके मोदी को बता, मोदी को बता। इससे बड़ा चैलेंज, दुस्साहस नहीं हमने देखा। और मेरे को तो जैसे आत्मा में बिजली कौंध गई। मैं तो आपा खो गया, पता नहीं क्या कोई भी टीवी चैनल लाई, क्या अनाप शनाप मैंने बोला, मेरे को अभी तक याद नहीं है। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वो वर्दी में होता, मैं तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देता, और कब तक रोएंगी हमारी बेटियां यार?
सीधा सवाल है, मेरी बिटिया है, मेरी बहू है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, क्या हमारी बेटियों के क्या कहते हैं की किस्मत में बस इसी तरह सिसक सिसक के फबक फबक के रोना लिखा है? हाउ लॉन्ग विल दिस नॉनसेंस कंटिन्यू? हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू? एवर एंड एवर? कभी 26/11 हो रहा है, 166 मरे जा रहे हैं, कभी पुलवामा हो रहा है, 40 मर रहे हैं, कभी 19 मर रहे हैं, कभी 26 मर रहे हैं। बेअंत है साहब। और इसलिए कि तेरे पास न्यूक्लियर वेपन है और यहाँ दुनिया की ठंडे पसीने आ जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन चल जाएगा। अबे चल जाए तो चल जाए यार। अब तो भारत के लोगों का भी ये स्टेज आ गया है कि अब काफी हो गया। वी हैव हैड ब्लडी अनफ। और इस वक्त जो आक्रोश है वो जनता जनार्दन में है। क्या इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना उसका सॉल्यूशन है? पार्शियल सोल्यूशन है ना। इट इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इट इज कि बस वो कर दिया, अब खत्म हो गया। वो तो कर दी थी, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा था कि सरकार भी भाप गई कि यह काफी नहीं। सरकार ने इस बार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक प्रेशर आईडब्ल्यूटी के जरिए और काइनेटिक मिलिट्री प्रेशर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। और वही सही अप्रोच रहता है कि कोई लोन रेंजर अप्रोच नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक करेगा बाकी सब बैठ के ताली बजाएंगे, अब तेरी बारी, अब आर्मी की बारी, अब एयरफोर्स की बारी, अब इंटेलिजेंस की बारी, अब पुलिस की बारी। ऐसे एक एक करके थोड़ी ना योद्धा जाते हैं। वो तो ग्लैडिएटर जब होते थे तब होता था। अब तो पूरी सरकार का हर एक ताकत का आला इज थ्रोन इनटू द बैटल। जो कुछ है वी थ्रो एवरीथिंग इनटू द बैटल। और मेरा ख्याल से तो साहब एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। जब मेरे को पूछा कि आर यू हैप्पी, तो मैंने बोला ये दिल मांगे मोर। तो मोर क्या क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत को मिल रहा है? आप छोटा क्यों सोचती हैं? बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग होना चाहिए? पाकिस्तान के 5 टुकड़े क्यों नहीं होने चाहिए? पीओके तो हमारा है, वो तो लेना ही है जी। वो तो कोई बड़ा, आप कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। यू विल जस्ट टेक बैक व्हाट इज योर्स। जी। वाकई दुश्मन को मारना है तो उसके 5 टुकड़े क्यों नहीं? Why not? 1971 में there was the time for the birth of Bangladesh. In 2025 मेरे हिसाब से 2025, 2026 the time for the birth of Baluchistan has come. लास्ट में बस मैं एक रैपिड फायर करूंगी, 1 वर्ड क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं आपको। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। सर आपकी नजर में ट्रू सोल्जर कौन है? जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। सर चाणक्य और sun tzu, who is your go to strategist? Chanakya, where is the doubt? He is the greatest in the whole world, much far better than Sun Tzu. अगर आप आर्मी ऑफिशियल नहीं होते तो क्या ऑल्टरनेट करियर होता? इस लाइफ में तो मुझे ये संभव नहीं लगता। I don't think there was any other career choice that I had. No. इंडियन आर्मी को लेके कोई ऐसा मिथ है जिसको आप डिबंक करना चाहते हो? मिथ तो वो है जो कि हमारी बहादुरी के कीर्तिमान है। वो डिबंकिंग के लिए नहीं, वो तो वीर गाथाएं हैं जो घर घर गाई जानी चाहिए। मिथ ये है कि साहब नो, there is myth is positive. Yeah. Myth is not negative. Myth is not negative. Everything about the Indian Army is great. इंडिया के फ्यूचर के बारे में आपके लिए सबसे ऑप्टिमिस्टिक क्या है? सबसे ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि आवर टाइम हैज कम। द 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी। एंड हम ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक स्पेस पावर हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हेडिंग टू 3rd लार्जेस्ट। हमारी 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 4th लार्जेस्ट नेवी है इन द वर्ल्ड। तो हम ऑलरेडी एक सुपर पावर हैं। अब तो हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल कौशल भी दिखा दिया है रणभूमि पे। सो वी आवर टाइम हैज कम। जो लहर ऊपर जाती है उसका नीचे आना स्वाभाविक है, साइन कर्व है। और जो नीचे न्यूनतम पे पहुंच गई है उसका मैक्सिमा पे आना भी स्वाभाविक है। भारत की लहर मैक्सिमा पे पहुंच रही है। फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्या देखते हैं आप? ड्रोन्स, एयर डिफेंस की ताकत, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर? फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर 2 है। एक तो आचार्य चाणक्य और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। सर
एक बुक जो आप यंग इंडियंस को रेकमेंड करेंगे, क्योंकि आप ऑथर भी हैं, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे यूथ को? देखिए, इस देश, इस सभ्यता की आधारशिला एक किताब नहीं, 4 किताबें। वेद, प्लीज उनको पढ़िए, वो आपका धरोहर है। वो संसार की पहली कविता है, पहला महाकाव्य है वेद। वो पूरे जो है छंद है, छंद में है, और वो दिव्य है, वो दिव्य है। आप उनको पढ़िए। हमारे ही देश में हम लोग वेदों को भूल गए हैं। आप बच्चों को पूछिए 4 वेद, वो 4 वेद के नाम नहीं बता सकते। आप बच्चों को पूछिए हिंदुओं का सबसे सेक्रेड ग्रंथ क्या है, तो वो बोलेंगे गीता। गीता इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास, उपनिषद है। ठीक है, जी। सो गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द फॉरेस्ट्स। थैंक यू मेजर बख्शी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी। आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।